नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज मैं एक आपके लिए नए टॉपिक लेके आ रहा हूं। आज हम ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो सर, तो पहले बताओ, आज ये नेचुरल इमेज क्यों है? तो मैं बता दूं, मैं एक बगल में हूं जहां पे एक हमारा बाड़ी है, वहां पे अब ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूं, राइट? वहाँ पे थोड़ा मौसम थोड़ा बहुत गर्मी है, मगर यहाँ पे ज़्यादा ठंडा लग रहा है, इसीलिए आज यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दैट इज़ योर ऑडिट, राइट? ओके सर, ठीक है। मैं आपको और एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, लास्ट में बताऊँगा, राइट? ओके। ओके सर, तो मेरे को बताइए, ऑडिट का मीन्स क्या है? ऑडिट का मेन पर्पस क्या है? Sir, the main purpose of audit is to detect fraud and error. The main purpose of audit is to detect fraud and error. Very, very good. I hope you all are listening to me. The main purpose of audit is to detect fraud and error. Is to detect fraud and error, right? फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मेरे दोस्त, नहीं नहीं नहीं, कभी भी ऑडिट का ये मतलब नहीं है कि ये फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करे, राइट? ऑडिट का मतलब कभी भी ये नहीं है कि ये फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करे, राइट? देन ऑडिट का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ ऑडिट का मतलब क्या है। एक डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद में हम ऑडिट के बारे में समझेंगे, राइट? लिख लीजिए मेरे साथ साथ। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, राइट? आई होप you all are listening to me. Audit is a systematic and independent. प्लीज़ आप फुल लिखिए। Audit is a systematic and independent examination of financial record, right? Of financial record. I hope you all are writing with me. Examination of financial record irrespective of legal form, right? Irrespective of legal form. Irrespective of legal form, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, profit oriented or not, with objective to give an opinion, with objective to give an opinion, right? With objective to give an opinion whether financial statement, whether financial statement showing true and fair view or not, whether financial statement showing true and fair view or not, right? ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। 30 सेकेंड का टाइम लीजिए, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, एक एक वर्ड का मैं यहाँ पे मतलब आपको समझाता हूँ, राइट? यहाँ पे बोल रहा है कि ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड irrespective of irrespective of legal form, whether profit oriented or not, with objective to give opinion whether financial statement showing true and fair view or not. आई होप आप सब यहाँ तक लिख लिए होंगे, राइट? तो एक एक वर्ड का हम यहाँ मतलब समझेंगे, राइट? ध्यान दीजिए, पहला वर्ड आपका है सिस्टमेटिक। Systematic, right? What do you mean by systematic? Audit is a systematic and independent examination. That means ऑडिट के दौरान जो भी हम एग्जामिनेशन करेंगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, वो शुड बी एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, राइट? एज पर ऑडिट भी जो होगा एज पर योर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट
as per your standard on auditing, right? जो भी ऑडिट का हम काम करेंगे वो as per क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। देन ये क्वेश्चन आ रहा है, सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, आईसीएआई ने ऑडिट करने के लिए जो भी प्रोसीड्योर है वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, राइट? उसके हिसाब को ऑडिट का उसके हिसाब से ऑडिट होना चाहिए। हेंस ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, राइट? देन योर आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है जो भी एग्जामिनेशन होगा वो लीगली होगा, वो फाइनेंशियली होगा, पर्सनली होगा एंड प्रोफेशनली होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो भी ऑडिट का काम होगा वो एज पर लॉ होगा, राइट? वो फाइनेंशियली होगा, राइट? एंड पर्सनली एंड प्रोफेशनली होगा। दैट मीन्स जो भी ऑडिट का काम करेगा, ऑडिट का प्रोसीड्योर शुड नॉट बी बायस, इट शुड बी independent in all respect, in legal respect, in financial respect, in personal respect and in professional respect. I hope you all are listening to me. then your point आता है then your point आता है that is your examination of financial record, right? Examination of financial record. What do you mean by financial record, right? Financial record here means voucher, legal and other document, legal and other document. सर भाउचर का मतलब क्या है? जो भी एक्सपेंसेस होगा वो भी डॉक्यूमेंटेड होगा इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ ए सपोर्टिंग भाउचर। लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट कर रहे हैं उनके ऊपर क्या लीगली लॉ एप्लीकेबल है उसका भी हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे, राइट? एंड अदर रिकॉर्ड मीन्स अदर जो भी चीज़ दैट इज रिक्वायर्ड एज पर द लॉ, एज पर द लॉ जो भी अदर रिकॉर्ड्स आएगा, जैसे कि आपका ईएसआई का स्टेटमेंट होगा, पीएफ का स्टेटमेंट होगा, जैसे कि आपका और बाकी स्टेटमेंट होगा, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। हियर फाइनेंशियली रिकॉर्ड मीन्स भाउचर, लीगल एंड अदर रिकॉर्ड, जिसको हम क्या बताएंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड बताएंगे, बोलेंगे, राइट? इरेस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, irrespective of legal form. What is the meaning of irrespective of legal form? Here irrespective of legal form means various types of entity, various types of entity. That means whether such an entity is established as per any provision of law or any other law. That means in case of company is incorporated as per the Indian Companies Act. In case of partnership, the partnership business is established as per the Indian Partnership Act. But in case of sole proprietorship, there is no legal law is required. So we conclude that legal form means various types of entity, various types of entity, whether it is legally formed or otherwise formed, right? देन एट लास्ट एक वर्ड आता है प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब ये है, प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब, प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब ये है वेदर सच एन एंटिटी इज commercially established, whether such entity that may be commercially established or may be as your charitable institution or charitable trust, that is your NTO or NPO, non-trading organization or non-profit organization. Hence profit oriented or not means such an entity may be established for the commercial purpose or for any charitable purpose, right? Then at last एक वर्ड आता है, at last
और एक वर्ड आता है टू गिव ओपिनियन, राइट, टू गिव ओपिनियन और टू एक्सप्रेस ओपिनियन। दैट मीन्स एक्सप्रेस ओपिनियन का मतलब ये है वेदर सच फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वेदर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टिंग आर रिफ्लेक्टिंग true and fair view, true and fair view. I hope you all are listening to me. That is ऑडिट का ये पर्पस है, ऑडिट का ये ऑब्जेक्ट है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू गिव एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। फटाफट एक बार रिवीजन कीजिए मेरे साथ। ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। किसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा? एंटिटी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा, राइट। फाइनेंशियल रिकॉर्ड of an entity irrespective of legal form, irrespective of legal form, that is such an entity is established under law or no law is required to establishment of such an entity, that is in case of sole proprietorship, right. Whether profit oriented or not, such an entity may be established for commercial purpose or for any charitable trust with the object to give opinion whether such financial statements are showing true and fair view or not. This is the basic means of an audit, right. Hence we conclude that the primary and main objective of an audit is to express an opinion on financial statement, is to express an opinion on financial statement. The primary objective is not to detect or to prevent fraud and error, right. Rather the primary objective of an audit is to express an opinion on financial statement, right. I hope you all are comfortable till now, okay. then देन आपका ये पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है? ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तभी हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। सर मैटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? मिसस्टेटमेंट का ये मीन्स से भूल, गलत, रॉन्ग, राइट। मैटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब ये है भयानक भूल, भयानक भूल। दैट मीन्स those mistakes which have a huge impact on functioning of an enterprise, functioning of an entity, right. Misstatement means wrong or भूल or mistake. Material misstatement means भयानक वाला मिस्टेक, भयानक वाला मिसस्टेटमेंट, राइट, राइट। देन ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तभी हम ये बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट। और क्या मतलब है? और क्या मतलब है? ध्यान दीजिए। ट्रू फेयर व्यू का और एक मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेथफुली रिप्रेजेंट, फेथफुली रिप्रेजेंट, financial statement faithfully represent the financial performance, the financial performance and position of an entity, position of an entity, right. Financial statement faithfully represent the financial performance
एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इट मीन्स जो भी परफॉर्मेंस होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, वो फेथफुली रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगा, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी का पोजीशन होगा, वो फेथफुली रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। वो फेथफुली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू ऑल आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर टिल नाउ, राइट। देन देन एक बात यहाँ पे समझ लो, हम ये बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल रिफ्लेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट will reflect a true and fair view, will reflect true and fair view। को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेगा, ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी ट्रू एंड फेयर व्यू जब ये तीनों कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ध्यान दीजिए, ये तीनों को प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तब हम बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। पहला वाला पॉइंट, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन होगा एंड प्रेजेंटेशन होगा, राइट, यू ऑल लिसनिंग राइटली, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन जो भी होगा दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विथ applicable FRF, applicable FRF। Your FRF means financial reporting framework, financial reporting framework। हम कब बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेगा, जब ये तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब हम बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। पहला वाला पॉइंट क्या है ना, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, वो एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो रहा है। जी हाँ, जब भी ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से वो प्रिपेयर होगा एंड प्रेजेंट होगा, तब हम बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे प्लीज़ नोट कीजिए, FRF का मीन्स ये तीनों का तीनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उसको फॉलो किया गया है, राइट। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो बिल्कुल फॉलो किया गया है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल FRF में क्या आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी एप्लीकेबल है उसको हमने अच्छी तरह से सही ढंग से फॉलो किया हुआ है, राइट। एंड शेड्यूल 3, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एज पर द शेड्यूल 3। तभी हम बताएंगे, बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई होप पहला वाला पॉइंट आपको याद रह गया होगा। यू हैव बीन क्लियरली लर्न द फर्स्ट पॉइंट, राइट। देन कम्स टू योर सेकेंड पॉइंट। मैंने बताया था ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अभी तक हमने पहला पॉइंट कवर किया और 2 पॉइंट ध्यान से सुनिए। ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना एंड प्रेजेंट करना ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को, जी हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कर रहा है एंड अप्लाई कर रहा है, राइट। जब भी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कर रहा है एंड अप्लाइड कर रहा है, दैट शुड बी प्रॉपर होना चाहिए, दैट शुड बी प्रॉपर होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड and followed by the management should be proper. There should be proper accounting policy in preparation and presentation of financial statement. I hope you all are learning the second point, right?
Then comes to your third point. That is disclosure of account, disclosure to notes to accounts, right? Disclosure to notes to accounts. Disclosure to notes to accounts has been given properly. Has been given properly. प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए. अगर किसी का नोट चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना. मैं वहाँ पे आपको क्या करूँगा, आपका ये नोट आपको सेंड कर दूँगा. राइट. मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8908625447. और एक नंबर है, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए. मेरा पहला नंबर है 8908625447. अगर कभी आपका ये नोट ज़रूरत होगा इस नंबर पे व्हाट्सअप करना. और दूसरा नंबर है 8249632317. प्लीज़ ये दो नंबर नोट कीजिए. जब भी कौन सा कॉमर्शियल टॉपिक में आपका कोई डाउट होगा या कोई नोट का ज़रूरत होगा, प्लीज़ इस नंबर पे हमको क्वेरी आप भेज सकते हैं और नोट के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. राइट. जी हाँ, थर्ड पॉइंट ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कब रिफ्लेक्ट करेगा. क्या थर्ड कंडीशन है, जो भी डिस्क्लोजर देना चाहिए था, डिस्क्लोजर टू नोट्स टू अकाउंट्स हैज़ बीन गिवन प्रॉपरली. अगर ये तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम ये बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स. ओके, तो आगे चलिए. तो फटाफट थोड़ा मेरे साथ रिवाइज कीजिए क्या क्या है वो तीन कंडीशन था. पहला वाला कंडीशन ये था प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एंड सेकेंड वाला पॉइंट ये था all the accounting policy selected by the management in preparation and presentation of financial statement should be proper. थर्ड वाला कंडीशन ये था जो भी डिस्क्लोजर टू नोट्स टू अकाउंट्स आपको देना था वो प्रॉपरली किया गया है, डिस्क्लोज किया गया है. राइट. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. कॉन्सेप्चुअली यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, then comes to your next point. अभी तक हमने दो पॉइंट कवर किया. पहला वाला पॉइंट में मीनिंग ऑफ ऑडिट एंड दूसरा वाला पॉइंट में ट्रू एंड फेयर व्यू का कॉन्सेप्ट. अभी ये थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करेंगे. हमने ऑडिट का डेफिनेशन में क्या पढ़ा, ऑडिटर क्या देगा, ऑडिटर ओपिनियन देगा. ऑडिटर क्या देगा, ओपिनियन देगा. एक्सप्रेस करेगा क्या, ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. राइट. ऑडिटर जो भी ओपिनियन देगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस. राइट. जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं. ऑडिट जो भी ओपिनियन देगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस. ऑडिटर जो भी ओपिनियन इशू करेगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस. ध्यान दीजिए, ऑडिटर को ओपिनियन देने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना जरूरी है. यू ऑल प्लीज़ ध्यान दीजिए, ऑडिटर जब भी ओपिनियन देगा उसके लिए ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर शुड हैव बीन कलेक्ट sufficient and appropriate audit evidence. That means audit evidence should be sufficient and appropriate. ध्यान दीजिए, sufficient and appropriate. Sufficient means quantity of audit evidence. Sufficient means quantity of audit evidence, and appropriate means quality and reliability of audit evidence. Quality और रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. राइट. ऑडिटर जो भी ओपिनियन इशू करेगा वो किसके ऊपर बेस होगा, ऑडिट एविडेंस के ऊपर बेस होगा. एंड ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए. सफिशिएंट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएट रेफर्स टू क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. ऑडिटर जो भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा उसके लिए
ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोसीड्योर। ध्यान दीजिए, ऑडिटर पहले क्या देगा, ऑडिटर पहले ओपिनियन इशू करेगा। ओपिनियन किसके ऊपर बेस होगा, ऑडिट एविडेंस के ऊपर बेस होगा। ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ऑडिट प्रोसीड्योर फॉलो या परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। ऑडिट प्रोसीड्योर का 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, एक है सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर और दूसरा है कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर, राइट। एक है सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर और दूसरा है कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर, राइट। एक है सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर और दूसरा है कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर। ध्यान दीजिए, सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर में ये आएगा एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो, दैट इज जो भी ऑर्गेनाइजेशन का की फाइनेंशियल रेशियो है उसको सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर में हमको चेक करना पड़ेगा। और क्या सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर में होगा, हर एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में क्या करना, स्टडी करना, ये उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीड्योर करेंगे। जी हाँ, हर एक ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। एविडेंस कलेक्ट करने के लिए डिटेल्स में अगर कोई ट्रांजैक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीड्योर कहेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट में हर एक ट्रांजैक्शन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट है या नहीं है, दैट इज कंप्लीटनेस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। पहले पॉइंट में क्या आ रहा है, कंप्लीटनेस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। प्लीज नोट डाउन कीजिए, सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर में ये आएगा कंप्लीटनेस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। दूसरा पॉइंट में क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। पहला पॉइंट में ये आएगा कंप्लीटनेस ऑफ ए ट्रांजैक्शन, दूसरा पॉइंट में ये आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, और तीसरा पॉइंट में ये आएगा डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज ये ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में जो भी डिस्क्लोजर देना था वो एक्चुअली दी गई है या नहीं दी गई है, वो है सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर का पार्ट। और तीसरे पार्ट में क्या आएगा, राइट्स, ये ट्रांजैक्शन का राइट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट की गई है या नहीं है। और क्या आएगा, वो ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन ढंग से हुआ है या नहीं है, वो सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर में ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा, राइट। पहले बात अभी तक फटाफट रिवाइज कर लो, ऑडिटर ओपिनियन इशू करेगा, ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस में इशू करेगा। ऑडिट एविडेंस शुड बी अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएट रेफर्स टू क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इस एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑडिट प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ेगा। दो तरह की ऑडिट प्रोसीड्योर होता है, पहले वाला में होता है सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीड्योर, दूसरे वाला होता है कॉम्प्लायंस ऑडिट प्रोसीड्योर। सब्सटेंशियल प्रोसीड्योर में क्या होगा, हर एक ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली रिकॉर्ड हुआ है नहीं है, एग्जिस्टेंस सही है या नहीं है, डिस्क्लोजर ढंग से हुआ है नहीं है, ट्रांजैक्शन का जो भी राइट्स एंड ओब्लिगेटरी है वो ढंग से रिफ्लेक्ट की गई है या नहीं की गई है, और वो ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करने वो जिस प्रोसेस में चेक करेंगे उसको हम क्या बताएंगे, सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीड्योर, सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीड्योर। और आपका दूसरा आता है क्या, कॉम्प्लायंस ऑडिट प्रोसीड्योर। कॉम्प्लायंस ऑडिट प्रोसीड्योर में दो चीज हम चेक करेंगे, वेदर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट और नॉट, जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं है, एंड जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर में हम दो चीज़ चेक करेंगे, वेदर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट और नॉट। कोई भी एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल
है या नहीं है, पहले हम कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर में चेक करेंगे। एंड दूसरी बात क्या है, अगर इंटरनल कंट्रोल है वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करेंगे। दैट इज इंटरनल कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, वो हम जो प्रोसीड्योर में चेक करेंगे उसको बताएंगे कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर, राइट। ध्यान दीजिए ऑडिट प्रोसीड्योर में पहले कॉम्प्लायंस होगा, पहले क्या होगा, compliance procedure होगा, first will be compliance procedure, then substantive procedure। सर तो जब compliance procedure फास्ट होगा तो आपको compliance procedure पहले चाहिए था, लेकिन आप पहले तो हमको substantive procedure बताया। मेरा यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये वाला जो चार्ट हमने यहाँ पे बनाया ना, सॉरी यहाँ पे जो हमने चार्ट बना वो रिवर्स फ्लो करेगा, पहले कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर देन सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर, वो मिलके क्या हो गया ऑडिट प्रोसीड्योर। उसके बाद क्या आएगा, ऑडिट एविडेंस आएगा। उसके बाद क्या होगा, ऑडिट ओपिनियन इशू होगा। दैट इज जो भी हम यहाँ पे चार्ट बना रहे थे वो रिवर्स फ्लो वाला चार्ट है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर लेफ्ट में रखा, राइट में क्या रखा, कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर रखा। आई होप यू ऑल आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर टिल नाउ, राइट। तो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, फटाफट मेरे साथ रिकल कीजिए क्या हुआ क्या हुआ था। ऑडिटर को ओपिनियन इशू करने के लिए क्या चाहिए, ऑडिटर को ओपिनियन इशू करने के लिए, ऑडिटर को ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस चाहिए। ऑडिट एविडेंस के लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीड्योर फॉलो करेगा। ऑडिट प्रोसीड्योर में क्या क्या चीज़ आएगा, दो चीज़ आएगा, एक आएगा आपका सब्सटेंसिव प्रोसीड्योर एंड दूसरा वाला आएगा योर कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर, राइट। देन कम्स टू योर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में ये आता है कंपल्सरी ऑडिट। ध्यान दीजिए, हम तो ऑडिट का मतलब समझ गए अभी तक, तो किस किस का ऑडिट होगा, ऑडिट कंपल्सरी है या ऑप्शनल है। ध्यान दीजिए, अगर कोई बिजनेस एंटिटी का ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ को अगर एक्सीड करेगा तो उनका ऑडिट होना कंपल्सरी है, राइट, उनका ऑडिट होना कंपल्सरी है। अगर कोई प्रोफेशन में अगर प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीव्ड, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, अगर प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीव्ड 50 लाख रुपीस को एक्सीड करेगा तभी उनके लिए ऑडिट क्या हो जाएगा, ऑडिट क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। बाकी एंटिटी के लिए ऑडिट इज ऑप्शनल। ध्यान दीजिए कंपल्सरी ऑडिट किसका होगा, इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ turnover exceed rupees 1 crore then audit will be compulsory, such entity is required to conduct an audit। And in case of profession if gross received exceed 50 lakh rupees then audit will be compulsory। Okay, I hope you all are getting point। Then comes to your last point for your today's lecture is your point number 5। सर आपने हमको अभी तक क्या बताया, ऑडिट का मीनिंग बताया, ट्रू एंड फेयर व्यू ढंग से एक्सप्लेन किया, और क्या बताया ऑडिट का बिल्कुल प्रोसीड्योर भी हमको बता दिया कि ऑडिटर ओपिनियन कैसे इशू करेगा, ऑडिट प्रोसीड्योर कैसे आएगा, एविडेंस कैसे आएगा। तब बताइए ऑडिट करेगा कौन, लास्ट में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिए, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। Audit will be conducted by a person is known as auditor। The person who conduct the audit is called as auditor। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, जो भी बंदा ऑडिट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑडिटर बोलेंगे। और ध्यान दीजिए ऑडिटर शुड बी a qualified CA, auditor should be a qualified CA, auditor should be a qualified CA। जी हाँ ध्यान दीजिए जो भी बंदा ऑडिट करेगा उसे हम क्या कहेंगे,
जो भी बंदा ऑडिट करेगा उसे हम ऑडिटर कहेंगे, राइट। तो ऑडिटर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। जो भी बंदा क्या करेगा, एक क्वालिफाइड सीए होगा, द पर्सन हु इज बीइंग ए क्वालिफाइड सीए, वो ऑडिट कर सकता है। दैट इज, ऑडिट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब ये है, the person who has been clear, the person who has been clear the final examination, final, जी हाँ, final examination conducted by ICAI, that is your Institute of Chartered Accountant of India। अगर कोई पर्सन सीए का फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, वही पर्सन क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ए क्वालिफाइड सीए विल एलिजिबल टू conduct an audit, ए क्वालिफाइड सीए इज एलिजिबल टू conduct an audit। ध्यान दीजिए, एलिजिबिलिटी मतलब केवल और केवल क्वालिफाइड सीए होने से आप ऑडिट नहीं कर सकते। ऑडिट होने के लिए आपको क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। दैट मीन्स हम ये बताएंगे, ये कंक्लूड करेंगे, द पर्सन हु हैज बीन क्वालिफाइड द फाइनल examination conducted by ICA and having COP is eligible to conduct an audit। तो लास्ट वाला पॉइंट में रिवाइज करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। द पर्सन हु conduct an audit is called as auditor, and in order to conduct an audit, the person should be a member of ICAI, that is, the person is required to be qualified the final examination conducted by the ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, and the person should have possessed the certificate of practice, the person should have been possessed the certificate of practice, then such person will be eligible to conduct an audit। अगर मैं एक लाइन में बताऊंगा, ए प्रैक्टिसिंग सीए इज एलिजिबल टू कंडक्ट एन ऑडिट। प्रैक्टिसिंग सीए मतलब जो भी सीए क्वालिफाइड सीए इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, वही बंदा सिर्फ ऑडिट कर सकता है। दैट इज, अगर आपको ज़िंदगी में कभी ऑडिट करना है, ऑडिटर बनना है, तब आपको सीए का डिग्री आपके पास होना चाहिए। आप सीए का डिग्री आपके पास होना चाहिए। आईसीए का जो भी फाइनल लेवल का एग्जामिनेशन है, आपको क्वालिफाइड करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू वन ऑडिट। ध्यान दीजिए, 2 मिनट में आपका अभी लूँगा, उसको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेना, राइट। पहले हम पहले पॉइंट में क्या पढ़ा, पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा ऑडिट का मीनिंग एंड ऑडिट का ऑब्जेक्टिव। इस वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, राइट। ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड irrespective of legal form, whether profit oriented or not, with object to give an opinion whether financial record and financial statement are showing true and fair view or not। और पॉइंट नंबर 2 में हमने कवर किया था ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब। ट्रू एंड फेयर व्यू हम तभी बोलेंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का मतलब है भूल, रॉन्ग बा मिस्टेक। मैटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब ये है भयानक वाला मिस्टेक, भयानक वाला भूल, राइट। और ट्रू एंड फेयर व्यू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब भी वो प्रिपेयर होगा एंड प्रेजेंट होगा एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ एंड ऑल द सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल शुड हैव बीन प्रॉपर, एंड जो भी आपको डिस्क्लोजर जरूरी था वो डिस्क्लोजर हैज़ बीन प्रॉपरली गिवन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ट्रूली ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। एंड पॉइंट नंबर 3 में हमने ऑडिट का प्रोसीजर कवर किया था। ऑडिटर को ओपिनियन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑडिट ओपिनियन शुड बी बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस, और ये ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट रेफर्स टू क्वालिटी, sufficient refers to quantity of audit evidence and appropriate refers to quality and reliability of audit evidence. Then ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कुछ ऑडिट प्रोसीड्योर परफॉर्म करना चाहिए। दो तरह के ऑडिट प्रोसीड्योर होता है, एक होता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीड्योर, दूसरे वाला होता है कॉम्प्लायंस ऑडिट प्रोसीड्योर, राइट। पहले हम कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे वेदर द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी हैज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल और नॉट, एंड अगर उस एंटिटी का कुछ इंटरनल कंट्रोल है, देन वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेदर सच इंटरनल कंट्रोल हैज़ बीन ऑपरेटिंग इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, राइट। उसके बाद क्या आया था, आपका सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर आया था। सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर में हमको डीपली एनालिसिस करना चाहिए। एक बात मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा, अगर कॉम्प्लायंस प्रोसीड्योर में ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं है, और अगर है वो इतना ढंग से काम नहीं कर रहा है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल इज वीक, देन सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर विल बी मोर। अगर कंट्रोल सही नहीं है, देन हम डीपली ज़्यादा चेक करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल है एंड वो ढंग से काम कर रहा है, देन वी विल बी परफॉर्म लेस सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और फोर्थ पॉइंट में हमने कवर किया था, जो भी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर द बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग ₹1 crore, राइट, एंड कंपल्सरी फॉर दोज प्रोफेशनल बिजनेस हैविंग ग्रॉस रिसीव्ड एक्सीडिंग ₹50 lakh। एंड लास्ट पॉइंट में हमने कवर किया था, द पर्सन हु कंडक्ट एन ऑडिट इज कॉल्ड एज ऑडिटर, एंड द ऑडिटर शुड बी a qualified CA, that is the person is required to qualify the final level of examination conducted by ICAI, and the person should possess the certificate of practice. The person is required to possess the certificate of practice. अगर मैं एक बात मैं कहूँगा, a practicing CA is eligible to conduct an audit, right? A practicing CA is eligible to conduct an audit. Okay. आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको लगता है कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलें, राइट। आपका जो भी डाउट है प्लीज़ मेरा नंबर में और एक बार देता हूँ, 8908, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। मेरा व्हाट्सएप ये है 8908625447 एंड और एक व्हाट्सएप नंबर है 8249632317। प्लीज़ आपका जो भी डाउट है इस व्हाट्सएप नंबर में आप डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी नोट का ज़रूरत है, इस क्लास का चाहिए, और जीएसटी का भी कुछ नोट चाहिए, आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप नंबर में हमको आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं और नोट मांग सकते हैं, राइट। बाय बाय। हाँ, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, राइट। बाय बाय।